हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ घर घर में दिख रहा है बिकॉज ऑफ डाइटरी हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, inadequate sleeps, vitamin deficiency like B12, D3, mineral deficiency like potassium, magnesium, calcium, and excessive intake of sodium rich food. तो ये सब डाइटरी हैबिट्स आज सैटरडे संडे मीन्स आउटसाइड फूड खाना होता है, फिर फंक्शंस में मैगी मैगी जो डिश होती है उसमें हाईली सोडियम रिच creams and you can say जो वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो ग्रेवी बनती है वो सब हाईली सोडियम रिच होता है। आप कोई भी फास्ट फूड खाओगे जैसे पोटैटो चिप्स है, मैगी है, वेफर्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पेस्ट्रीज, केक्स, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सोडियम रिच होता है। तो हाइपरटेंशन मीन्स लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल्स। जब एज बढ़ती है तब इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स नेचुरली कम हो जाती है। तो एज में थोड़ा ब्लड प्रेशर यंग लाइफ से ज़्यादा रहता है, लेकिन आजकल यंग लाइफ में भी ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, inadequate and you can say excessive intake of junk food and fried food and outside food, sedentary lifestyle, stress, lack of circadian rhythm like day night jobs, alternate, not proper sleep, not proper taking breathing, atmospheric pollution, टॉक्सिक मेटल्स, ये सब हाइपरटेंशन को बढ़ावा देते हैं। अब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएंगे, स्वीट्स वगैरह, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, ओबेसिटी बढ़ाएगा और वो भी हाइपरटेंशन डेवलप करता है। तो हाइपरटेंशन न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से नॉर्मल किसको बोलते हैं कि जो हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है और एओर्टिक सिस्टम जो पूरे बॉडी में ब्रेन से टो तक जो एओर्टा जाता है, ब्रेन से हार्ट में से निकलता है, ऊपर ब्रेन तक कैरोटिड आर्टरीज जाती है, नीचे पेरिफेरल आर्टरीज, इलियाक आर्टरीज द्वारा जाती है। तो वो एओर्टा के द्वारा जाता है। तो एओर्टिक सिस्टम में जो प्रेशर है वेसल्स की वॉल पे जो लगता है प्रेशर, वो 120/80 के नीचे mm 120/80 mm के नीचे होना चाहिए न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से। अब एलिवेटेड हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? जिसका ऊपर का बीपी मीन्स हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 120, 129 और नीचे का 80 के नीचे रहता है, उसको एलिवेटेड हाइपरटेंशन। वो लाइफस्टाइल से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नमक कम कर दिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिच फूड ज़्यादा खाया, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, मल्टीपल फ्रूट्स,
विटामिन सी रिच फूड्स, एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन रिच फूड्स। तो इससे आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेसल्स है वो मेंटेन रहेगा पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच फूड खाने से। बट इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे। पोटेशियम 3500 मिलीग्राम से 5000 मिलीग्राम पर डे जाना चाहिए, और मैग्नीशियम और कैल्शियम भी उसकी मात्रा होती है, उसकी लिमिट में जाना चाहिए। एक्सेसिव कैल्शियम आफ्टर supplements after some age in man leads to heart problem। तो डॉक्टर की सलाह के बिना पुरुष में, जेंट्स में कैल्शियम सप्लीमेंट्स सर्टन एज के बाद नहीं लेना चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिप्लेस करिए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी रिप्लेस करिए। विटामिन डी रिप्लेस करने से कैल्शियम एब्सॉर्प्शन बढ़ता है। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम कैप्सूल फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं। डाइट में जो आपको मिलता है, जैसे आपने मल्टीपल टाइप की भाजी लाइक स्पाइनाच, काले, या कोई भी भाजी आप खाओ, या क्रूसीफेरस वेजिटेबल लो, या टोमेटोज, या आप मल्टीपल टाइप्स के ग्रीन बीन्स लो, ड्राई बीन्स लो, वो सब आपको मिनरल्स, अच्छे मिनरल्स, हार्ट हेल्दी मिनरल्स देंगे। लेकिन सोडियम जो है वो 2300 मिलीग्राम एक चमची में होता है। अब सोडियम ओवर इनटेक मोस्टली हो जाता है। देखा गया है कि अमेरिका में 5 से 6 ग्राम तक सोडियम खा जाते हैं पर डे, इतना फास्ट फूड खाते हैं। क्योंकि फास्ट फूड में हम लेबल नहीं देखते हैं कि इसमें कितना सोडियम है। जैसे पर डे वेफर के 2-3 पैकेट खा लिए तो 750 मिलीग्राम सोडियम एक छोटे वेफर के पैकेट में होता है, और साथ में फिर आपने 2 टाइम लंच और डिनर के बीच में कुछ खाया तो सोडियम का इंटेक ज़्यादा हो जाता है। सोडियम इंटेक से वाटर एक्यूमुलेशन होता है, और बॉडी की रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, तो हार्ट और किडनी वीक होता है। ऐसे तो नेचुरली जब एक्यूट ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुदरत ने शरीर में ऐसी रचना करी है, बैरो रिसेप्टर्स, जो एक्यूट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन क्रॉनिक ब्लड प्रेशर, जैसे हाइपरटेंशन मोटापे के कारण हुआ, या डायबिटीज से हुआ, किडनी डिसीज से हुआ, या एक्सेसिव इंटेक ऑफ सोडियम से हुआ, ओबेसिटी से हुआ, तो उसको आप डाइटरी कंट्रोल से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में जो कंट्रोल ना आया हो 120-80 के नीचे, तो आप मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे वासोकंस्ट्रिक्टर फैक्टर डाउन होते हैं और वासोडाइलेशन होता है, तो हाइपरटेंशन कंट्रोल में आता है। तो सोडियम इंटेक को कम करना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इंटेक को बढ़ाना है, आइदर थ्रू ग्रीन वेजिटेबल्स, दिन में एक आध फ्रूट खाइए, हैंडफुल ऑफ नट्स लीजिए विदाउट सॉल्ट, फ्लैक्सीड लीजिए आप। तो ये दूसरी बात, आप ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग,
5 बार सुबह, 5 बार शाम। फिर आप मेडिटेशन का ट्राई कर सकते हैं, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंसी। योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, डाइटरी हैबिट्स, वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग, लाइक जैसे एरोबिक एक्सरसाइज जो आपको वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती है, ब्लड फ्लो का मूवमेंट ज़्यादा करती है और हाइपरटेंशन कंट्रोल करती है। मेडिसिन्स डिफरेंट टाइप की आती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। जिसका हार्ट वीक है और वॉल्यूम ओवरलोड से हाइपरटेंशन है तो उसकी मेडिसिन अलग है। जिसका हार्ट का पंपिंग अच्छा है लेकिन वासो कंस्ट्रिक्शन के हिसाब से और कोरोनरी ऑक्लूजन, आर्टेरियल ब्लॉकेज के हिसाब से हाइपरटेंशन है, तो ओबेसिटी के के हिसाब से हाइपरटेंशन है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के हिसाब से हाइपरटेंशन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। किडनी डिसीज़ के हिसाब से हाइपरटेंशन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो मेडिसिन का काम करेगी, लेकिन डाइटरी फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सीजनल, कोल्ड में आपका, विंटर में आपका हाइपरटेंशन 4 से 6 mm तक बढ़ेगा बीपी, तो उसीलिए रिहाइड्रेशन रखिए। विंटर में गर्म कपड़े पहनिए, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, वसा वाली चीज़ें मत खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, क्योंकि विंटर में अलग अलग पाक वगैरह में घी ज़्यादा जाता है तो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा जाती है, तो उसको कंट्रोल कीजिए, वसा वाली चीज़ें कम खाइए। दूसरा, बॉडी को मूवमेंट में रखिए, चलने का रखिए, ज़्यादा नहीं तो आप 20 मिनट पर डे चल सकते हैं। जैसे ऑफिस में आपने 1 कलाक बैठे तो 5 मिनट खड़ा होकर चल लिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, गुटखा, फिर ड्रग्स वगैरह से परहेज रखिए। NSAID, पेन किलर दवाइयाँ नियमित ना लीजिए। जॉइंट पेन हो तो वो किडनी और हार्ट को डैमेज करता है, हाइपरटेंशन बढ़ाता है, हार्ट अटैक ला देता है, स्ट्रोक ला देता है। लेकिन ये सब कंट्रोल करने के लिए आपको वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना है पूरे बॉडी की, और कोरोनरी रिवास्कुलराइजेशन करना है। मीन्स हार्ट को नई नई कैपिलरीज डेवलप करके हार्ट में एक अलग रूट से ब्लड सप्लाई चालू करना है और पूरा रिवास्कुलराइज हार्ट को करना है। तो आप US FDA, यूरोपियन FDA, इंडियन FDA, वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड ECP ट्रीटमेंट लीजिए। और ECP ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि वो हाइपरटेंशन को कम करता है, क्योंकि वो आफ्टर लोड कम करता है, और वो डायबिटीज़ को कम करता है क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, और वो किडनी डिसीज़ क्योर करता है क्योंकि वो रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है। तो ECP जब हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, ब्लॉकेजेस, एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस है, कोई भी हार्ट की समस्या आपके सामने खड़ी हो,
सिवाय कंजेनाइटल वाल्वुलर डिसीज, तो आप तुरंत ईसीपी को याद कीजिए, नहीं कि बाईपास और एंजियोप्लास्टी को। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2005 में बोला था कि बाईपास सर्जरी 80 में चली, स्टेंट और बलून 90 में चले, और अब ईसीपी का जमाना है 20वीं सदी, 21वीं सदी, तो पूरा हार्ट को रिवास्कुलराइज कर देती है, हेल्दी बना देती है। नेचर बाईपास करती है विदाउट सर्जरी, हार्ट का पंपिंग बढ़ा देती है। उसकी ब्यूटी ये है कि लेने के बाद हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज़ की दवाई कम हो जाती है, और फ्यूचर में आपको कोई कार्डियक इवेंट्स नहीं होती है, और होती भी है तो वो फैटल नहीं होती है। इंडियन हार्ट जर्नल में लिखा है कि कई पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी से लेने से पहले ईसीपी के 20 सीटिंग दिए, तो वो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन ही नहीं हुआ बाईपास का। ईसीपी वाले पेशेंट्स खाली 20 सीटिंग लिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाईपास में तो कई लोग टेबल पे डेथ हो जाते हैं, हॉस्पिटल में से न्यूज़ भी नहीं आते हैं, वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, हार्ट अटैक आ जाता है, एरिथमिया हो जाता है। स्टेंटिंग में भी ऐसा है, रीब्लॉकेज हो जाता है, एरिथमिया हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ईसीपी सबसे सुपीरियर है, नॉन इन्वेसिव है, नो ब्लीडिंग, नो कट, नो रेडिएशन। आप आराम से, हार्ट डिसीज का नाम आए, आप ईसीपी ट्रीटमेंट लीजिए और हेल्थी जीवन गुजारिए। जब भी हार्ट डिसीज का नाम आए, एक्सेप्ट कंजेनाइटल वाल्वुलर डिसीज, आप ईसीपी को हार्ट ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट हो या एंजाइना की अथवा हार्ट वीक हो गया हो, ईसीपी अचूक लीजिए। लाइफ लॉन्ग आपको सर्जिकल इंटरवेंशन या दूसरी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी नेचुरल बॉडी को नेचुरल अवस्था में रख सकते हैं। नमस्कार।